हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके एग्जाम्स में आने वाले हर एक प्रश्न को कवर किया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो दोस्तों, बात करें स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किस राज्य ने की है, काहे के लिए, महिलाओं के टीकाकरण के लिए। स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में की गई है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। यह महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हो जाती हैं। और अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या टोटल लगभग 20 करोड़ हो जाती है। उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। अगर बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो लखीमपुर खीरी हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी हो जाता है जो कि 7,680 किलोमीटर स्क्वायर में है। याद रखिएगा, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर में। अब सबसे छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाता है जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गए उत्तर प्रदेश के बारे में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो जाती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाते हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से लगभग 20 करोड़ यहाँ की जनसंख्या हो जाती है उत्तर प्रदेश की। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी हो जाता है और सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, बात करें पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी किस राज्य में विकसित की जाएगी, तो याद रखिएगा कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया शहर में। कहाँ पे? गुजरात के केवड़िया शहर में ये देश की पहली व्हीकल इलेक्ट्रिकल सिटी होगी जो कि देश के कहाँ पे? गुजरात में। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। तो अगर बात करें गुजरात की कैपिटल और मुख्यमंत्री की, तो गुजरात की कैपिटल हो जाती है गांधीनगर और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं, तो भूपेंद्र भाई पटेल जी गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और इनका किस पार्टी से संबंध है, तो इनका बीजेपी से संबंध है। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। आपके एग्जाम में ये भी पूछता है कि इनका संबंध किस पार्टी से है, तो याद रखिएगा किससे है? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। अगर बात करें गवर्नर की, तो आचार्य देवव्रत जी गवर्नर हो जाते हैं। और गुजरात का राजकीय पक्षी क्या है, तो ग्रेट फ्लेमिंगो राजकीय पक्षी हो जाता है। बात करें राजकीय फूल की, तो मेरी गोल्ड राजकीय फूल हो जाता है। और राजकीय पेड़ बनियान ट्री। और राजकीय पशु तो एशियाटिक लायन हो जाता है। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, गुजरात की प्रमुख नदियाँ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो बात करें यूएई ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अबू धाबी का जो शीर्ष नागरिक सम्मान है उसे पुरस्कृत किया है, तो यूसुफ अली को। याद रखिएगा किसे? यूसुफ अली को। अगर बात करें यूसुफ अली कौन हो जाते हैं, तो ये एक इंडिया के बिजनेसमैन हो जाते हैं। इनकी एक कंपनी है लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, इसके ये सीएमडी फाउंडर हो जाते हैं। अगर बात करें लुलु ग्रुप इंटरनेशनल कंपनी की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। और इसके फाउंडर कौन हो जाते हैं? यूसुफ अली, जिन्हें यूएई के सम्मान से नवाजा गया है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो किसने तैयार किया है जानवरों के लिए? याद रखिएगा किसके लिए? जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन, तो यह रूस ने ऐसा किया है। किसने? रूस ने। अगर बात करें इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो नाम इस वैक्सीन का याद रखिएगा क्या है? कॉर्निवैक्स-CoV। जो जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम क्या है? कॉर्निवैक्स-CoV। ये रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है जो जानवरों के लिए बनाई गई। और रूस ने स्पुतनिक 5 जो कोविड वैक्सीन बनाई थी, यह भी रूस ने ही बनाई थी। याद रखिएगा स्पुतनिक 5 किसकी कोविड वैक्सीन है और
रूस की, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पुतनिक 5 किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा बनाई गई थी। यह भी कोरोना की पहली वैक्सीन थी जो रूस के द्वारा बनाई गई थी। और जानवरों के लिए भी दुनिया की पहली वैक्सीन रूस ने ही बनाई है, कौन सी, कॉर्निवैक CoV। अगर बात करें रूस के बारे में तो रूस की कैपिटल क्या हो जाती है, तो रूस की कैपिटल मॉस्को है, याद रखिएगा मॉस्को। और रूस के PM कौन हो जाते हैं, तो मिखाइल मुस्टिन वहाँ के PM हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और रूस की करेंसी क्या है, तो रूस की करेंसी रूबल हो जाती है। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। तो बात करें गणतंत्र दिवस जो 2021 में हुआ था परेड, उसमें किस देश की सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था, तो बांग्लादेश की सेना को शामिल किया गया था। किसकी, बांग्लादेश की। दोस्तों अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाती है, ढाका। और करेंसी क्या है, टका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो जाती है और करेंसी टका हो जाती है। और PM कौन है, तो शेख हसीना हो जाती है बांग्लादेश की PM, याद रखिएगा। बांग्लादेश की PM कौन है, तो शेख हसीना। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है, तो टका। और कैपिटल ढाका। दोस्तों अगर इसमें और डिटेल की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कब, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन दोस्तों जब देश हमारा आज़ाद तो हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश के पास अपना संविधान नहीं था। तो याद रखिएगा पहला संविधान नहीं था हमारे देश के पास जब आज़ादी के बाद। तो पहले के जो कानून चलता था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर कानून चल रहे थे। याद रखिएगा किस एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा कौन सा एक्ट, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर कानून व्यवस्था चल रही थी। फिर उसके बाद 28 अगस्त 1947 को, कब, 28 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट समिति का गठन हुआ था। कब गठन हुआ, 28 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्ट समिति बनाई गई। और उसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमारी यही उम्मीद रहती है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का हम इसमें डिटेल से कवर करा सकें, कि आपसे एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटने पाए। तो फ्रेंड्स अब बात करें ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे जो 28 अगस्त 1947 को बनी थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर जी इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व वन दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों बात करें विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को। और जो 2021 में मनाया गया है वन दिवस, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। क्या थीम थी 2021 की, तो C ऑप्शन नंबर C ये हमारा सही हो जाएगा। विश्व वन दिवस की थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक कौन है। तो बात करें माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस के लेखक की, तो इसके लेखक हो जाते हैं समीर सोनी जी। याद रखिएगा कौन है, समीर सोनी जी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि देश का पहला बुद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया। तो दोस्तों बात करें किस राज्य में बनाया गया है बुद्ध थीम पार्क, तो यह मध्य प्रदेश में बनाया गया है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बुद्ध थीम पार्क बनाया गया हुआ है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के कहाँ पे बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में बनाया गया। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में बनाया गया। अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है, भोपाल। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाती है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं और आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हो जाती हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राजस्थानी लेखक को 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों बात करें 2020 का बिहारी पुरस्कार 30वां जो है वो किसे देने की घोषणा की गई है, तो मोहन कृष्ण बोहरा जी को प्रदान करने की घोषणा की गई है। उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक
तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए इन्हें 30वां बिहारी पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई। और यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई। अगर बात करें 30वां जो बिहारी पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से हुई? तो के बिरला द्वारा 1991 में इसको स्थापित किया गया था। बिहारी पुरस्कार को याद रखिएगा। बात करें बिहारी पुरस्कार की तो यह 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में बिहारी पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो अब की बात 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो मोहन कृष्ण बोहरा जी को। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल हो जाती है लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी सीएम हो जाते हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हो जाती हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बात करें दोस्तों सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ग्राम उजाला योजना। कौन सी योजना? ग्राम उजाला योजना। अगर बात करें योजना किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हो जाते हैं दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है। यह योजना की शुरुआत उसका शुभारंभ उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब वितरित करने की उद्देश्य से इस योजना का शुरुआत किया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों बात करें दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सुगम भारत ऐप लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हमारे कौन है? थावर चंद गहलोत जी। इनके द्वारा सुगम भारत ऐप लॉन्च किया गया है जो कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हर एक समस्याओं के समाधान के लिए यह ऐप है। याद रखिएगा किसके द्वारा? थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। ये कौन हो जाते हैं? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री हो जाते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उसका आयोजन ऋषिकेश में किया गया। याद रखिएगा ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। 1 मार्च से 7 मार्च तक यह आयोजन चला था महोत्सव। अब बात करें किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी और पतंजलि योग पीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण जी के द्वारा योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा? अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि योग महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हो जाते हैं सुबोध उनियाल जी और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण जी हो जाते हैं। तो इन दोनों लोगों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात करें कहाँ पे किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। यूटीडीबी के द्वारा, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा। अब बात करें उत्तराखंड के राज्यपाल की तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हो जाती हैं और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। फ्रेंड्स चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? अगर बात करें वेनेडियम की तो दोस्तों ये एक रासायनिक तत्व है वेनेडियम और इसकी खोज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में की है? तो इसकी खोज की है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वेनेडियम की भंडार की खोज की है। अगर बात करें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जीएसआई जिसका फुल फॉर्म हो जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें जीएसआई की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 मार्च 1851 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कोलकाता में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राजेंद्र सिंह जी जीएसआई के डीएजी हैं। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हो जाते हैं और राज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं।
याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और आपसे हर एक एग्ज़ाम में इनसे स्टेट से रिलेटेड आपसे मुख्यमंत्री स्टेट के और या राज्यपाल ज़रूर पूछता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 और 25 की घोषणा की है। तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। और गवर्नर कौन है? तो देवव्रत जी गवर्नर हो जाते हैं गुजरात के। अगर गुजरात की कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल हो जाती है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो बात करें एयर टैक्सी सेवा की, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा है, इसका किस राज्य में परिचालन किया गया है? तो इसका परिचालन हरियाणा में किया गया है। अब बात करें हरियाणा में इसका किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा के हमारे सीएम हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। इसका केंद्रीय जो योजना है उड़ान योजना, उसके तहत, इस योजना के तहत इसका शुभारंभ किया गया है एयर टैक्सी सेवा का। जो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा उड़ान योजना के तहत एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है। और कहाँ से कहाँ तक अगर दोस्तों आपसे पेपर में पूछता उड़ान किया भरा गया है एयर टैक्सी का, तो चंडीगढ़ से हिसार तक यह एयर टैक्सी चलाई गई थी, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला वन्य चिकित्सा कैंप शुरू किया गया है? तो दोस्तों बात करें वन्य चिकित्सा कैंप की, तो यह उत्तराखंड के कलिका रानी खेत में वन चिकित्सा कैंप शुरू किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पे? उत्तराखंड के कलिका रानी खेत में वन चिकित्सा कैंप की शुरुआत की गई है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? एक यासा तूफान है, वो किस देश में आया था? इसमें उस देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये फिजी को, किसको? फिजी देश को। अगर फिजी की बात करें तो फिजी की कैपिटल थी सुया और यहाँ के पीएम हैं फ्रैंक बैनिनीरामा। याद रखिएगा पीएम कौन हो जाते हैं फिजी के? फ्रैंक बैनिनीरामा। और इस यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो विलियम कैटनुवेरा यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों बात करें सोमा मंडल की, तो इन्हें किस कंपनी के लिए? तो इन्हें सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर बात करें सेल कंपनी की फुल फॉर्म की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात करें सेल के इस्टेब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 जनवरी 1954 को। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है? हेडक्वार्टर इसका हो जाता है नई दिल्ली में और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1954 में, 19 जनवरी 1954 को। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोमा मंडल जी को अध्यक्ष बनाया गया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 20 जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने की है? तो ऐसी घोषणा जापान ने की है कि वो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाएगा। किसने? कौन? जापान। जनवरी 2021 में चालक रहित लड़ाकू विमान जापान ने बनाने की घोषणा की है। अगर बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल हो जाती है टोक्यो और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। और पीएम कौन है? तो फूमियो किस्ता जापान के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 21 जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो दोस्तों बात करें कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला देश बना है। कौन सा? कजाकिस्तान मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है कजाकिस्तान। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बात करें इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? किसने? भारतीय तटरक्षक बल ने। किस जहाज को?
तो आईसीजीएस वज्र को, किसे? आईसीजीएस वज्र को, याद रखिएगा। इसको चेन्नई नौसेना में शामिल कर दिया भारतीय तटरक्षक बल ने, आईसीजीएस वज्र को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो द ग्रेट खली को WWE द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों किसने जीता है ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर? चिंकी यादव ने एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था ISSF वर्ल्ड कप, जिसमें चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।